को आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो कहा जा रहा है कि इन आरंभिक मानवों के विषय में जानकारियां हमें पुरातत्वविदों द्वारा, किनके द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा की गई खोज और गहन अध्ययन से प्राप्त होती है। अब यहां पर समझना, जो आरंभिक मानव हैं, प्रश्न बनेगा यहां पर कि आरंभिक मानवों के विषय में जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं। तो उत्तर दीजिएगा कि पुरातत्वविदों के द्वारा की गई खोज और गहन अध्ययन से हमको आरंभिक मानवों के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो इस उपमहाद्वीप में आज से कितने वर्ष पूर्व, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने लाख साल पहले रहते थे? 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव हमारे इसी उपमहाद्वीप में रहा करते थे। ठीक है, अब उनके भोजन खाने के आधार पर देखिए, उन्हें उनके भोजन खोजने के आधार पर आरंभिक मानवों को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से हम लोग आरंभिक मानवों को जानते हैं। किस आधार पर? उनके भोजन खोजने के आधार पर। यहां पर भी प्रश्न बनेगा कि आरंभिक मानवों को उनके भोजन खोजने के आधार पर किस नाम से जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर दीजिएगा आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। ठीक है, आमतौर पर जो आरंभिक मानव थे ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़कर उनको खा जाया करते थे। फल, मूल का अर्थ होता है जड़ें आजकल हम लोग बहुत खाते हैं, जैसे कि आप देखो मूली एक जड़ है, हम लोग खाते हैं, गाजर एक जड़ है। ठीक है, तो ये लोग भी जड़ें खाया करते थे और पौधों को खा लेते थे, पत्तियों को खाते थे, अंडे इत्यादि चीजों का ये संग्रह किया करते थे और इनको खाते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास में घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, तो आप फुटपाथ पर रह लोगे। ठीक है, आश्रम में चले होगे, वहां पर रह लोगे, लेकिन पहले रहने की जगह नहीं थी, तो रहते कहां थी, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। इसके बाद में आज के समय में आप देखोगे कि अधिकतर लोग भोजन का संग्रह अपने घर पर करके रखते हैं, गेहूं चावल वगैरह रखते हैं, नहीं मिला तो मार्केट से खरीद लिया। लेकिन आरंभिक मानव जो थे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियों को पकड़कर खाते थे, चिड़ियों को खा लेते थे पकड़ करके, फल खाते थे, पेड़ों में लगने वाले मूल जड़ों को खा लेते थे, दाने जो उनको मिलते थे, ठीक है, उनको खाते थे, पौधों और पत्तियों और अंडे इत्यादि चीजों का ये संग्रह करते थे और इनको ही खाया करते थे। देखिए, पढ़ाने में मेहनत अधिक लगती है, तो आप लोग भी लाइक करने में बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा, लाइक ठोको, आगे बढ़ो। ठीक है, और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाइए और परचेज कर लीजिएगा। और जिन्हें डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाए और तुरंत जुड़ जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे। भाई देखो, आज के टाइम पर अगर आपको दिल्ली जाना है, या सपोज दैट कि भाई आप दिल्ली में रहते हो और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो क्यों जाना है? कोई ना कोई काम तो हुआ होगा ना, तभी तो आप जाएंगे। या आप सपोज दैट कि भाई उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको बिहार जाना पड़ रहा है, तो कोई ना कोई काम तो होगा। लेकिन आरंभिक मानवों के पास में कोई जॉब भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, कोई काम नहीं थी, रिश्तेदारी भी नहीं होती थी, प्रेमिका से मिलने के लिए भी नहीं जाना होता था, फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि ये घूमते ही रहते। तो इसके लिए आपको 4 कारण यहां पर दिए गए। सबसे पहला कारण है, अगर ये एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों आदि को खाकर के ये समाप्त कर देते, क्योंकि इनको क्या है कि फसलों को उपजाना नहीं आता था, ये खेती नहीं करते थे आरंभिक मानव। ये जो प्राकृतिक तौर पर चीजें इनको मिलती थी, ये उनको, ठीक है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे, तो जो भी चीजें इनको मिलती थी ये उनको खा करके समाप्त कर देते थे। उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हो गया। ठीक है, आज के टाइम पर देखो भाई, अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, ठीक है, देखो अभी क्या है कि हमारे सामने ये समस्या आने वाली, हमको भी भागना पड़ेगा। भाई देखो, किसी भी स्थान पर आप तब तक रहते हैं जब तक वहां पर आपको संसाधन मिलते रहे आपके जीवन जीने के लिए, यानी शुद्ध हवा, ठीक है, दूसरी चीज पानी मिलती रहे, रोजगार मिलता रहे, ठीक है, और खाने पीने के लिए सामान मिलती रहे। अब अगर किसी स्थान से चीजें समाप्त हो जाएंगी तो आपको उस स्थान से उस स्थान पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा यहां पर भी है। अगला पॉइंट मिलता है, जानवरों का शिकार करते करते ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। तो देखो आजकल भी क्या होता है, आप देखते हैं कि पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, चोर डाकुओं को पकड़ते पकड़ते दूर तक चले जाते हैं ना, लेकिन वो लौट कर आते हैं। लेकिन जो ये आरंभिक मानव थे, जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, लेकिन इनको अपना रूट याद नहीं रहता था, इसलिए ये जहां पर पहुंच जाते थे वहीं पर रहते थे। ठीक है, और इनका कोई स्थायी घर भी नहीं होता था। अगला पॉइंट मिलता है, फल फूल
अगर अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंच जाया करते थे। ऐसा भी होगा, देखो क्या है ना कि आरंभिक मानव के पास में रूट नहीं था, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी नहीं थी। आज भी आप देखो, देखिए हमारे यहाँ पर अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के पक्षी आया करते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना, अलग अलग सीजन में अलग अलग देशों से पक्षी आया करते हैं। अब भाई उनके पास कोई मैप तो है नहीं, ठीक है, ना ही उनके पास किताबें हैं कि भाई ये सीजन आ गया तो यहां पर चलना है। ठीक इसी प्रकार से जो आरंभिक मानव है इनको भी जानकारी हुआ करती थी, और अलग अलग मौसम में ये अलग अलग जगह पर फल फूल इत्यादि चीजों को अलग अलग मौसम में जाकर के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट मिलता है मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभावों जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करते थे। देखिए इसका आज भी देखने को मिलता है। भाई देखो ऐसा है, कश्मीर में आतंकवादियों ने मतलब अपना बोलबाला स्थापित किया, तो वहां से जो अच्छे लोग थे धीरज से खसक लिए, खस के क्या वहां से भगा दिए गए। अब जैसे दिल्ली वाला इलाका है, ठीक है, दिल्ली में भी जहां पर, दिल्ली के हम पूरे देश की बात करें, जहां पर पथराव होगा, ठीक है, वहां पर जो सभ्य समाज का व्यक्ति रहता होगा, जो पढ़ा लिखा है, वो उस पथराव से बचने की कोशिश करेगा और उस स्थान से हट करके शांतिपूर्ण इलाके में जाकर के बसेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, होगा, ऐसे होगा। आप देखिए जहां पर भी पथराव हुए वहां से 2-3 घर के लोग ऐसे होंगे जो वहां से घर बेच करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने का मन बना चुके होंगे, ठीक है। ऐसा ही देखिए जो होती है प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है। यहां पर जो आरंभिक मानव थे ये प्राकृतिक चीजों पर निर्भर थे, मौसम परिवर्तन यानी ये तो प्राकृतिक तौर पर होता है। लेकिन आज का जो मानव है ये मतलब आप देखो कि प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, ये लोगों की आतंक से भागता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो जो आरंभिक मानव थे ये मौसम परिवर्तन से जो प्रभाव होते थे इसके कारण से दूर दूर जाया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी मिलती कैसे। हमने ये तो जान लिया कि आरंभिक मानवों के बारे में जो हमको जानकारी मिली है ये पुरातत्वविदों के द्वारा गहन अध्ययन और खोज से हमको पता चलता है, ठीक है। और इनको इनके भोजन खाने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब जो आरंभिक मानव है इनके बारे में जानकारियां हमको कैसे मिलती हैं इसको थोड़ा सा और समझिएगा। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग, याद रखिएगा, निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहकों ने किया था। यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक यानी आरंभिक मानव लोगों ने जिन वस्तुओं का निर्माण और उपयोग किया था वो वस्तुएं मिली हैं हमारे पुरातत्वविदों को, ठीक है। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो, ठीक है। इनमें से पत्थरों की जो औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं। तो ये जब औजार हमारे यहाँ के आज के पुरातत्वविदों को मिले तो इन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया, खोज की, और तब पता चला कि ये आज से 20 लाख साल पुराने हमारी पृथ्वी पर हमारे ही उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव रहा करते थे, ठीक है। और इनके भोजन खाने के आधार पर, भोजन संग्रह करने के आधार पर इनको आखेटक खाद्य संग्राहक नाम दिया गया, ठीक है। तो किससे पता चलता है? आखेटक खाद्य संग्राहकों के द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तुओं के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट, कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखो क्या है कि जो आरंभिक मानव थे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी बहुत मतलब विकसित हो चुकी है और अलग अलग तरह के हम लोग हथियार बनाते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, सुखोई हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपकी अग्नि हो गई, बहुत सारी होती है, AK-47 गन बनाई गई, ठीक है। तो आज के टाइम पर अलग टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का इतना अधिक विकास तो हुआ नहीं था। तो उस टाइम पर जो हथियार बनाए जाते थे वो कुछ इस तरह से बनाए जाते थे। और हथियारों का उपयोग किस लिए किया जाता? आजकल हम लोग करते हैं दुश्मन को डरवाने के लिए या मारने के लिए। पहले जो इनके दुश्मन हुआ करते थे वो इनकी थी प्रमुख भूख, और अपने भूख को मिटाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। और यानी कि इनका जो इनडायरेक्टली दुश्मन है वो इनकी भूख है और डायरेक्टली दुश्मन कौन हो गया? शिकार का शिकार, ठीक है। तो शिकार के लिए और फल फूल को काटने के लिए इन हथियारों का उपयोग किया करते थे। और हथियार जो थे, ठीक है, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके और भाले और बाण जैसे हथियार ये बनाए जाते थे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा। अगला पॉइंट मिलता है रहने के लिए जगह निर्धारित करना। देखो रहने के लिए जगह निर्धारित करना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखोगे जब भी कहीं रहने के लिए जाते हो तो आप ये देखते हो कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोग कैसे हैं या उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप आतंकवादियों के बीच में रहने पहुंच गए,
ठीक है। या ऐसा तो नहीं कि आप जिस घर में रहने के लिए जा रहे हैं वो घर आपका परम दुश्मन है, उस घर में दिन भर लड़ाइयां होती रहती हैं, वो आतंकवादी तो नहीं है लेकिन खुद के लिए आतंकवादी बने बैठे, वहां पर शोर ज्यादा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो पहले ये लोग रहा करते थे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार से ये लोग भी जगह का चयन करते थे। समझिएगा, देखो लाल त्रिकोण वाले यहां पर जो स्थान दिखाए जा रहे हैं, भीम बेटिका हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गई, हुंसकी हो गया, ठीक है, ये 3 स्थान दिए गए हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहां आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण हमको मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। ठीक है। तो सबसे पहला कहां कहां पर, भीमबेटिका, हुंसकी और कुरनूल गुफाएं, इन 3 पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। यहां से आपको आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, होने के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा कई और स्थान है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। अभी जो लोग थे रहने के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करते थे जहां इनको भोजन की सुविधा हो, जैसे शिकार, फल फूल, जड़, पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त हो जाए। आप जब कहीं पर रहने जा रहे तो आप किस चीज को देखते हो? सबसे पहला कि आपको रोजगार मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल जाए, और रहने के लिए जो आपके पड़ोसी हो वो आतंकवादी टाइप के ना हो, कि मतलब आप पढ़ने बैठे हो और आपके आसपास उन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब ये आतंकवादी टाइप के ना हो। ठीक है। और भी कई सारी चीजें आप देखते हो कि रोजगार अच्छा मिले, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले। ठीक है, हर चीज को देखते हो। लेकिन ये लोग जब रहने के लिए आते थे तो सबसे पहले देखते थे कि शिकार इनको मिल जाए, यानी कि किसी नदी वाला इलाका ढूंढते थे। ठीक है, नदी के पास वाला, क्योंकि नदी के पास में जानवर पानी पीने के लिए आते थे तो उनका ये लोग शिकार करते थे। दूसरा, फल फूल मिल जाए। ठीक है, तो जहां पर पेड़ पौधे ऐसे हो जिससे इनको फल फूल प्राप्त हो, जड़ प्राप्त हो और पानी प्राप्त हो, ऐसे स्थान का ही चयन करते थे। ठीक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको जंगली जानवर कोई जंगली जानवर खा ना जाए। ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सर्दी बरसात के से बचाव हो सके, इसलिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन करते थे कि गुफाओं में अगर ये रहेंगे, ठीक है, तो गुफाओं में इनको सुरक्षा भी मिलेगी। आजकल हम लोग तो घर बना लेते, लेकिन इनको घर बनाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए कंदराओं और गुफाओं में रहना अत्यधिक इनको सुविधाजनक लगता है। ठीक है। अब यहां पर कई सारे आपको मार्ग दिख रहे हैं जहां पर आपको जो ये नवपाषाण युगीन पूरा स्थल है वो आपको ये चौकोर ये वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये नवपाषाण युगीन पूरा स्थल है जो चौकोर वाले ब्लू ब्लू हैं। इसके बाद में ग्रीन वाले जो हैं ये जैसे कि ब्रह्मगिरी हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये एक ये हो गया। ठीक है, और भी कई हैं वो आपको मिलते हैं। महापाषाणी पुरास्थल जहां से हमारे यहाँ के पुरातत्वविदों को इनके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में जो आपको त्रिकोण टाइप के मिलते हैं जैसे कि इनाम गांव हो गया। ठीक है, ये आरंभिक गांव यहाँ पर बसाए गए थे। ठीक है, आरंभिक गांव इनाम गांव में बसाए गए थे। इसके बाद में जो स्टार आपको मिल रहा है जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये आधुनिक नगर हैं जो कि आज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें काफी चीज देखने को मिल रही है। जो नवपाषाण पुरास्थल हैं उनमें आपको मिलते हैं मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, ये महागढ़ा हो गया, कोल्डियबा हो गया। ये इसका जो भीम बेटिका है ये पूरा पाषाण एक पूरा स्थल है। ठीक है, यानी कि सबसे पुराना। कुरनूल गुफाएं हैं ये सबसे पुराने पूरा स्थल है। हुंसकी ये भी सबसे पुराना पूरा स्थल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट मिलता है भीम बेटिका, इसको भी समझिएगा। भीम बेटिका एक ये जो आज के टाइम पर आधुनिक मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आप जाओ एक बार जरूर देखो। ठीक है, और इस क्षेत्र में मैं भी कुछ करने वाला हूं कि आप लोगों को पूरे देश की जानकारी मिल सके। इस पुरास्थल पर गुफाएं वह कंदराएं आपको देखने को मिलती हैं, और लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा के पास में हैं। जो भीमबेटिका की गुफाएं ये नर्मदा नदी के पास में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटिका है, और भीमबेटिका जो है ये भीमबेटिका की जो गुफाएं हैं नर्मदा नदी के पास में ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग इसलिए रहते थे ताकि इनको बारिश से, धूप से और हवाओं से राहत मिल सके, क्योंकि पत्थर का उपकरण और चूंकि पहले पत्थर का उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये लोग ऐसी जगह को भी ढूंढते थे जहां पर इनको अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल सके। ठीक है, अब आजकल भाई अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐसे स्थान पर पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जहां पर आपको अच्छा कंटेंट मिले, जहां पर आपको पढ़ाने वाला बेस्ट मिले। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले देखो, सुनो, समझो। ठीक है, अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, थैंक्स का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, लाइक और कमेंट के साथ ही साथ यहाँ पर थैंक्स का ऑप्शन आ गया है।
अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद एक बार जरूर करना, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है शैल चित्रकला, इस पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। समझो, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर हमको चित्र मिले हैं, जिनका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाओं में मिले चित्र से है, ठीक है। ये कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। इन जंगलों इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। अब एक चित्र यहां पर आपको दिखाए गए, कुछ इसी प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें शैल चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। शैल चित्रकला इसको कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये एक जानवर है जो कि भाग रहा है और ये एक पीछे से इंसान है जो इसको मार रहा है। ये इसका हथियार या हाथ है जिसको मार रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में बताइए भाई कमेंट बॉक्स में कि ये कैसा है, क्या है, ठीक है। अब कहा जा रहा है जो शैल चित्रकला है ये किसे कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा है तो शैल चित्रकला गुफाओं में जहां पर लोग रहते थे, ठीक है, वहां पर उन्हीं गुफाओं की दीवारों पर चित्रों को बनाया था इन लोगों ने, ठीक है, उसी को शैल चित्रकला कहते हैं। अब जो ये चित्रकला है, शैल चित्र है, ये सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है आग की खोज। देखो आज के टाइम पर सारी चीजों की खोज हो रही है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आग की खोज कहां पर की गई, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं इसको समझिएगा। देखो सबसे पहले राख को कुरनूल गुफा, ठीक है, कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया था। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे और इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया करते थे। देखो आग का इस्तेमाल आजकल हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, ठीक है, और आग भी कई तरह की आती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर जो आरंभिक मानव थे वो आग का उपयोग किस किस चीज के लिए करते थे, ऐसा यहां पर प्रश्न बन सकता है। तो मांस पकाने के लिए, जंगली जानवरों को दूध भगाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखो इसका क्वेश्चंस वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस वाले वीडियो की लिंक दे दी है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है। अगर आपको टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए और टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा है कि राख के साक्ष्य फिर कहां पर मिलते हैं, तो कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने सर्वप्रथम राख को पाया था, ठीक है, राख को कुरनूल गुफा में पाया था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट नाम और तिथियां समझिएगा। देखो पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम पुरापाषाण काल रखा है। क्या रखा है, जो सबसे पहला जहां पर स्टार्टिंग होती है, ठीक है, उसे पुरापाषाण काल, हमारे यहाँ के आज के जो आरंभिक पुरातत्वविद हैं प्रेजेंट टाइम के, इन्होंने क्या किया था, आरंभिक काल का नाम रखा था पुरापाषाण काल, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द है पुरा और दूसरा है पाषाण। पुरा का अर्थ हो गया प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, और पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर, ठीक है, यानी कि ये जो नाम है पुराने पत्थरों से संबंधित है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है, किसको बताता है, पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को दर्शाता है। अब जो पुरापाषाण काल है, यहां पर प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल आज से लगभग कितने वर्ष पहले से था, या फिर पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ठीक है। तो पुरापाषाण काल जो है आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पुरापाषाण काल है ये आज से लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है। जो आपको देखिए सबसे पहले समझिएगा, जो ये काल है, ठीक है, पुरापाषाण काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने, 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला भाग आता है, सबसे पहले मिलेगा आपको आरंभिक पुरापाषाण काल, फिर मिलता है आपको मध्य पुरापाषाण काल, फिर मिलता है आपको उत्तर पुरापाषाण युग, ठीक है। ये 3 युग हो गए, एक काल में 3 युग दिए गए, ठीक है। मानव इतिहास का जो 99% कहानियां हैं वो इसी काल में यानी कि पुरापाषाण काल में घटित हुई हैं, इन तीन युगों में, ठीक है। सारी की सारी कहानियां इसी दौरान घटित हुई हैं। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथ या फिर आप कह सकते हो मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसका जो समय है 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। कितने, 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक के समय को मेसोलिथ कहो या फिर कहो मध्य पाषाण युग, ठीक है। अब जो ये युग था इसमें आपको पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां पर इस चैप्टर में थोड़ा से कम हाईलाइट दिए हैं क्योंकि देखिए हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी मैंने केवल उसी को रखा है। अब अगर हर एक चीज को मैं हाईलाइट कर देता
तो यहां पर आप ये कंफ्यूज होते कि हम किस किस चीज को याद करें, ठीक है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट दिए गए, और इसका पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर कुछ छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता था। देखो जो आपका पूरा पाषाण युग है, ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो आपको पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं वो इस काल की अपेक्षा थोड़े से बड़े हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? बड़े हुआ करते थे। और जो आपको पूरा पाषाण काल में औजार मिलते थे उसकी अपेक्षा जो आपको ये मध्य पाषाण युग देखने को मिलता है, इसमें जो आपको पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं ये पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण काल के औजारों की अपेक्षा कम बड़े थे, यानी कि छोटे थे, उसकी अपेक्षा छोटे थे, ठीक है। लघु पाषाण इनको कहा जाता था। अब इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हंसिया और आरी जैसे औजार हमको देखने को मिलते हैं जो कि दिए गए हैं, और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाए थे। यानी देखो ऐसा है कि आप देखते हो कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो बंदूक बनाई गई थी, आई थिंक कि वो उदाहरण ज्यादा बड़ा रहेगा, आप ऐसे समझिएगा। पहले हम लोग चाकू का उपयोग करते थे लड़ाई के लिए, तलवार का उपयोग करते थे, ठीक है, पहले चाकू का उपयोग किया जाता। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि गन का उपयोग होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग चाकू को हमने नहीं छोड़ा। जब भी आर्मी वाले किसी जगह पर किसी किसी जगह पर लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो बंदूक के साथ में अपने साथ में चाकू भी ले जाते हैं, ठीक है, आप देखते हो। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हमने अगर टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को हम भूल जाएंगे या पुराने हथियारों को भूल जाएंगे। आप देखते हो कि बंदूकों के आगे भी चाकू लगा रहता है। पहले राइफल चलती थी, राइफल आज भी चल रही है, आज इतनी एडवांस बंदूकें आ चुकी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो कि हम पुराने हथियारों को भूल जाएं। ठीक इसी प्रकार से जो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों के औजार देखने को मिलते थे वो मध्य पाषाण काल में भी बड़े बड़े पत्थरों के औजार देखने को मिलते हैं। एक मिनट देखो यहां पर समझिएगा, समझो। मध्य पाषाण युग जो है, ठीक है, मध्य पाषाण युग ये पूरा पाषाण युग का ही एक हिस्सा। देखो पूरा पाषाण युग जो एक मिनट देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझो, थोड़ा समझो। देखो ये कहा जा रहा है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखो सबसे पहला काल आपको मिलता है पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। आरंभिक, मध्य और उत्तर, इन 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखो आरंभिक जो पूरा पाषाण युग है इसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे वो थोड़े से अपेक्षाकृत बड़े थे। कितने थे? बड़े थे, ठीक है, ये अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े थे। तो जो आपको पूरा पाषाण काल देखने को मिलता है इसमें जो औजार थे वो कैसे थे? थोड़े से बड़े हुआ करते थे। और इसके बाद में ये जो पूरा पाषाण युग है, पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। इसके बाद में जब ये पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण काल खत्म होता है तो स्टार्ट होता है आपका मध्य पाषाण युग, ठीक है, मध्य पाषाण युग। यहां पर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मध्य पूरा पाषाण युग इसमें भी है और मध्य पाषाण युग इसमें भी है। तो यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम इसी में जो मध्य पाषाण युग है क्या इसको हम पूरा पाषाण काल में ही जोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं। देखो यहां पर अगर मध्य वाला होता तो मध्य पूरा पाषाण युग है ये, और जो आपको ये मिलता है जो मेसोलिथ वाला है जिसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं ये मध्य पाषाण युग है, इसमें मध्य पूरा पाषाण युग नहीं है, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग जो है इसमें आपको पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, और इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का माना जाता है, ठीक है। और इस काल में जो औजार थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा थोड़े से छोटे हो गए, ठीक है। और जो पूरा पाषाण काल में जो औजार इस्तेमाल में लाए जाते थे वो भी औजार इस्तेमाल में लाए जाते थे, और जो पूरा मध्य पाषाण युग में जो औजार बनाए गए थे नई टेक्नोलॉजी से उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मध्य पाषाण युग में या फिर मेसोलिथ में जिन औजारों का निर्माण किया गया, ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया, ठीक है। जो छोटे छोटे औजारों को बनाया गया उन्हें माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा गया, ठीक है। और जो ये औजार हुआ करते थे हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे और हंसियों और आरी जैसे हुआ करते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगला पॉइंट, अगले युग की शुरुआत होती है आज से लगभग 10,000 साल पहले, ठीक है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बदलती जलवायु, जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन को भी समझिएगा। जब हमने मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन होने लगा, इस चीज को देखा है, तो अब इसको भी समझिएगा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। इसी कारण से कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे वो घास खाकर जिंदा रह सकते। देखो क्या हुआ, आप सपोज दैट ऐसा सोचिएगा कि भाई हम आप सभी लोग क्या है कि मानव हैं, ठीक है, और हम आप सभी लोग सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी यानी कि हम लोग क्या है कि कुछ लोग शाकाहारी होकर रहते हैं, कुछ लोग क्या है कि सर्वाहारी होकर रहते हैं। शाकाहारी वो लोग होते हैं जो केवल फल फूल, ठीक है, सब्जियों इत्यादि चीजों को खाते, और सर्वाहारी वो होते हैं जो मांसाहारी चीजों को भी खा लेते हैं, यानी कि मीट मांस वगैरह भी, और शाकाहारी चीजों को भी खा लेते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे, देखिए जानवर जो होते हैं वो सभी जानवर सर्वाहारी नहीं होते हैं। कुछ जानवर होते हैं मांसाहारी और कुछ जानवर होते हैं शाकाहारी, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी की श्रेणी में कुत्ता जैसे जानवर आते हैं, ठीक है। कुत्ता है कि आप रोटी भी खिला दो, ठीक है, और क्या है कि रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा, ठीक है। अब जब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आए तो गर्मी धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी। अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। अब जब घास वाले मैदान कई क्षेत्रों में बनने लगे तो जो भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर थे इनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि घास खाकर के जिंदा रह सकते थे, ठीक है। इनको घास अत्यधिक मात्रा में मिलने लगी तो ये इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। जो लोग शिकार करते थे वे लोग इनके साथ में आए और इनके खाने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे और धीरे धीरे इनको पालने लगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, और फिर लोगों ने भोजन के लिए इनको बटोरना आरंभ कर दिया और इनको पैदा करना भी सीख लिया। देखो क्या हुआ, जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जो घास खाकर जिंदा रह सकने वाले जीव थे, ठीक है, वो उनकी संख्या बढ़ गई, लोग भी इनके साथ में आए, ठीक है, और इनको पालने लगे, रखने लगे, ठीक है, इनके साथ में जीने लगे। और इसी के साथ क्या हुआ, गेहूं, जौ, धान जैसे जो अनाज थे, अनाज वाली जो फसलें, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप भगवान की कृपा से उगने लगे। फिर लोगों ने इनको बटोरना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने इनकी खेती करना भी शुरू कर दिया और एक नवीन जीवन शैली यहां से आरंभ होती है, ठीक है। अब नवीन जीवन शैली को भी समझिएगा। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको एक ही जगह पर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक रहना पड़ा। अब भाई देखो क्या होता है, आजकल हम आप सभी लोग देखते हैं, जब आपको जैसे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, आप कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप कम पढ़ाई करते तो आपके एग्जाम निकल जाते हैं। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको पढ़ाई करने के लिए, जिसको क्रैक करने के लिए आपको लगातार मंद गति से धीरे धीरे पढ़ाई करनी होगी, लगातार मंद गति से, ठीक है। एक मैराथन रेस की तरह है ये, ठीक है। अगर अन्य जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उन्हें आप कह सकते हो कि भाई ये 100 मीटर की रेस है, तेजी से दौड़ लो, निकल जाओ। लेकिन जो आपकी ये यूपीएससी है ये आपकी मैराथन रेस है, ठीक है, मैराथन की तरह है। तो देखो भाई क्या हुआ, जब लोग पहले क्या करते थे, पहले लोग एक जगह पर कभी नहीं रहते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते ही रहते थे। लेकिन जब लोगों ने इन फसलों को बटोरना शुरू कर दिया तो इनके जब पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल करने के लिए उनको एक ही स्थान पर रहना पड़ा, ठीक है। बीज बोने से लेकर के फसल के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे काम थे, तो इनको एक स्थान पर रहना पड़ा। अब अनाज को भोजन और बीज, ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में इनको बचाकर रखना आवश्यक था, ठीक है। भाई फसल पैदा हुई तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि मार्केट है जाकर के बेचा जाकर के, और वो जब आवश्यकता होगी तो खरीद लेंगे। पहले मार्केट तो थी नहीं, पहले वस्तु मतलब विनिमय भी नहीं था पहले, तो इनको मतलब चीजों को स्टोर करके रखना पड़ता था पहले, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, लोगों ने इसके लिए भंडारण की बात सोचनी पड़ी इनको, ठीक है। और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा, ठीक है, और गड्ढा खोद करके वहां पर रखना आरंभ कर दिया। अब जब नवीन जीवन शैली आई गई है तो स्थायी जीवन की ओर ये लोग कैसे बढ़े, इस चीज को भी समझिएगा। पुरातत्वविदों को इन कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान देखने को मिलते हैं, जैसे बुर्ज होम के बारे में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्तवास। यहां पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि गर्तवास किसे कहते हैं, ठीक है। और मतलब इस पर कई सारे प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उसकी दी गई है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी
और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, देखो भाई जब गड्ढा करके नीचे घर बनाकर रहते हैं तो उनको ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती है। अब चूंकि कश्मीर में रहते थे, कश्मीर में बुर्जहोम है, ठीक, बुर्जहोम कश्मीर में है, तो इनको ठंड से सुरक्षित रहने के लिए इनको गर्तबास बनाना ही पड़ा। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह देखने को मिली है। ठीक है, इससे पता चलता है ये लोग भोजन पकाया करते थे और आग का उपयोग किया करते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले और इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। ठीक है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। पूरा पाषाण युग के जो पत्थर थे उससे अलग हैं, तो इसलिए इनको नव पाषाण युग का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यही पत्थर ले लीजिएगा, 4 प्रकार के आपको पत्थर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये नुकीला है, बड़ा है, लंबा, ये थोड़ा सा छोटा है, हथौड़ी टाइप का है। ठीक है, ये भी अलग प्रकार का है, ये भी अलग प्रकार का है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के इनको पत्थर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई गई थी। आप देख रहे हैं इनके ऊपर चमकीली पॉलिश चढ़ाई गई। ठीक है, इनके ऊपर चमकीली पॉलिश चढ़ाई गई। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो अलग अलग प्रकार के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, और एक चीज जो यहाँ पर याद रखना, ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनता है कि नवपाषाण काल के औजारों को अधिक पैना करने के लिए क्या किया जाता था, प्रश्न यहां पर बनेगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। आप देख रहे हैं इनके ऊपर पॉलिश टाइप की चढ़ी है। ठीक है, सभी पर पॉलिश टाइप की चढ़ी है। ठीक है, और नवपाषाण युग के पुरातनों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता। वर्तमान का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता। देखिए देखो बर्तन जो है, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए आज भी हम लोग करते हैं और पहले भी किया जाता। देखो ये बर्तन है जो कि आपको नवपाषाण युग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आरंभिक मानवों के जो औजार हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे और ये जो औजार थे ये 2 तरह से बनाए जाते थे। पहली तकनीक थी, इस तकनीक को पत्थर से पत्थर टकराना कहते थे। क्या कहते थे? पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता। और इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़ करके दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। ठीक है, यानी कि सपोज दैट कि भाई ये पत्थर है जिसको हाथ में पकड़ लिया और दूसरे पत्थर थे, इसी पत्थर पर धीरे चोट करते गए और चोट कर करके नुकीला सल्क निकाल करके छोटे टुकड़े निकाल करके इसको औजार बना लिया। ठीक है, अब जो दूसरी तकनीक थी इसको दबाव सल्क तकनीक कहते हैं, जिसे आज भी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नमा पत्थर से सल्क निकालते थे। सपोज दैट कि भाई एक ये पत्थर है जिसको आपको क्या करना है कि औजार बनाना है। ठीक है, तो इसको यहां पर रख दिया। रखने के बाद में जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, किसी लोहे को अगर काटना हो तो उसे जमीन पर रखते हैं। तो भाई ये औजार है जिसको हमें पत्थर बनाना है। ठीक है, ये पत्थर जिसे औजार बनाना है तो इसको नीचे रख दिया। फिर हम लोग आज के टाइम पर क्या करते हैं, छेनी लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसको इसके ऊपर रखा जा सके, रख करके काटा जा सके। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये एक दूसरे पत्थर को लेकर के इसके ऊपर रखते थे। ठीक है, फिर तीसरे पत्थर से उस दूसरे पत्थर पर प्रहार करते थे और वो दूसरा पत्थर इस पहले, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, तो जो ये तीसरे पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार करते थे और दूसरे पत्थर जो था वो उसकी नोक इसके ऊपर होती थी और इससे सल्क निकल जाता। ठीक है, जिस तरह से आज हम लोग करते हैं, जिसको काटना होता है उसे नीचे रखते हैं, उसके ऊपर एक छेनी रखते हैं और छेनी के ऊपर हथौड़ी से प्रहार करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो नीचे वाली चीज होती है वो कट जाती है और पहले इसी तकनीक से क्या होता था, औजार बनाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, ये भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मेहरगढ़ कहां पर है, तो ईरान जाने वाला जो रास्ता है, ठीक, ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे। ठीक है, बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं को उपजाना आरंभ किया था। ठीक है, और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। आपका वही मतलब आप पंजाब के पास वाला एरिया है। ठीक है, कश्मीर पंजाब के पास वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां देखने को मिली हैं और इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे, इसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। देखो इस प्रकार के घर देखने को मिले हैं। ठीक है, जिनको भंडार गृह कहा जाता था। अब देखो जो ये घर है इसमें आप देखोगे कि 4 कमरे दिए गए। ठीक है, आयताकार घर है, आयताकार दिया गया है। ये मतलब प्राचीन काल का ही है। कहा जा रहा है कि जो प्राचीन का मेहरगढ़ में जो जीवन मृत्यु के बारे में बात की जा रही
रही है, यहां पर जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अब जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें विशेषकर हिरण, सुअर और भेड़ बकरी की जानवरों की हड्डियां अधिकतर देखने को मिली हैं। और इस मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले और प्रत्येक घर में 4 या फिर 4 से ज्यादा, ठीक है, कमरे देखने को मिलते जो कि इस टाइप के कुछ हुआ करते थे और इन कमरों को संभवतः भंडार के काम में उपयोग किया जाता होगा, ठीक है। और मृत्यु के बाद में मृतक के सगे संबंधी जो होते थे उनके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है, जीवन होता है मृत्यु के बाद भी, ऐसी लोगों की उस टाइम की आस्था थी। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया गया था, ठीक है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। तो लोगों की ये पहले आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है, जीवन होता है। और उसके लिए लोग क्या करते थे, जब व्यक्ति मर जाता था तो उसे दफनाया जाता था और उसके साथ ही साथ उसके उपयोग में लाई जाने वाली कुछ चीजें भी उसमें रखते थे। खाने के लिए एक बकरी रख दी या फिर कुछ और रख दिया, ठीक है। ऐसी आगे आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी, ठीक है। और नोट्स जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया। प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ है उसकी लिंक दी जाएगी, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई उसमें क्लास 6 की चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक के सभी चैप्टर के नोट्स दिए गए, तो आप जाएं और परचेस कर लें, ठीक है। तो अब देखो आज के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा कि भाई हमें जो अतीत के बारे में जानकारियां देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अतीत में हमें सबसे पहले जो मानव का जहां से विकास होता है, तो सबसे पहले हमने आरंभिक मानवों के बारे में पढ़ा कि आरंभिक मानवों की जानकारियां कैसे मिलती हैं और आरंभिक मानव किसे कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा जो आरंभिक मानव हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे, ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग क्यों किया करते थे। फिर हमने पढ़ा ये लोग अपनी रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, ठीक है, इनकी रहने की जगह। फिर हमने पढ़ा कि इन्होंने आग की खोज की, कब की, कैसे की। फिर इन्होंने फिर हमने ये चीज पढ़ा कि आरंभिक मानवों ने जन्म ले लिया, आग की खोज भी हो गई, लोग कैसे रहा करते थे ये भी हो गया। लेकिन हम इन चीजों को डिवाइड कैसे करें कि कब कैसे क्या हुआ, तो इसके लिए हमने एक टाइम पीरियड रखा जिससे नाम और तिथियां कहा गया। हमने कालों को निर्धारित किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और इसके बाद में एक नव पाषाण युग देखने को मिलता है, ठीक है। जो पुरापाषाण युग था उसके जो पत्थर, उसके जो औजार थे वो सबसे बड़े हुआ करते थे। मध्य पाषाण युग में जो आपको औजार देखने को मिलते हैं वो पुरापाषाण युग की अपेक्षा थोड़े से छोटे हुआ करते थे। और जो नव पाषाण युग है उसमें मिलने वाले जो औजार थे वो सबसे छोटे हुआ करते थे तीनों में, ठीक है। और नव पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, इस चीज को हमने यहां पर देखा। और ठीक है, इसके बाद में हमने समझा कि औजार कैसे बनाए जाते थे, जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ, लोगों ने एक नई जीवन शैली कैसे अपनाई, ठीक है, स्थायी जीवन कैसे इनको मिला। फिर जन्म और मृत्यु को हमने समझा कि भाई मेहरगढ़ में मतलब लोग कैसे रहा करते थे, ठीक है, मृत्यु के बाद में क्या होता था, इस चीज को हमने समझा। इस चैप्टर में इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद में अगले चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, देखो हमसे पहले आप वीडियो चैप्टर को पढ़ के आया करो। चैप्टर नंबर 3 में हम हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करेंगे, आरंभिक नगर जो सबसे पहले बसाया गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करेंगे। और सेकेंड चैनल पर दृढ़ संकल्प 2.0 पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस कल से स्टार्ट हो पाएंगी, ठीक है, आज तो नहीं हो पाएंगी और कल हम नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको नोट्स देना था और काफी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। तो अब आप नोट्स डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और कल से ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।